हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSIF क्लासेस बाय अंकित सर। हम आपका अपने यूट्यूब क्लास SSIF क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक था वो क्लास 12th की केमिस्ट्री था, जिस चैप्टर का नाम बिलियन था। बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमने इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं, इससे पहले जो हम लेक्चर्स को पढ़ाया है, उन सारे लेक्चर्स को आप जरूर देखिए। हम आपसे यही कहेंगे कि आप उन सारे लेक्चर को देखते हैं तो आपका जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे आज हमारा ये केमिस्ट्री का 6वां लेक्चर है, ठीक, जो हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हमारा 6वां लेक्चर्स है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनकी हमने प्लेलिस्ट बना के, प्लेलिस्ट के द्वारा आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट के द्वारा हम लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन लिंक के माध्यम से जो है टॉपिक्स, जो लेक्चर्स हैं उनका अध्ययन करें। क्योंकि आपको हम एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। यहाँ से कोई यूट्यूब वाला पढ़ाता नहीं, चाहे फिर वो पेड क्लास हो या फिर यूट्यूब हो, कोई नहीं पढ़ाएगा। जहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपसे हम एक ही बात कहेंगे कि इस क्लास को देखने से पहले, इस क्लास को तो देखिए ही, इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उन 5 लेक्चर का आप जरूर अध्ययन करें। हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। तो आइए, ज्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना क्या है उस पे चर्चा करते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, पहले लेक्चर में पढ़ा बिलियन, ठीक, उसके बाद बिलियन के प्रकार पढ़े, ठीक, उसके बाद मात्रा के आधार पे बिलियन को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इकाई के आधार पे, यूनिट के आधार पे, ठीक, अवस्था के आधार पे बिलियन को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, फिर बिलियन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये बातें अभी तक हम लोग पढ़े। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विलेयता, जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक। टॉपिक हमारा है विलेयता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। आप यूपी बोर्ड नहीं, मतलब राजस्थान बोर्ड या बिहार बोर्ड का भी पेपर दे रहे हैं तो आप उसमें भी इन चीजों को पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ाने आते हैं ना, तो पहले चीजों को गाइड करके आते हैं कि मतलब ये टॉपिक्स किन किन पेपरों में पूछा जा रहा है, तो वो चीज हम एकदम बेस्ट, मतलब बेहतरीन तरीके से लेके आते हैं आपके लिए। तो आपको हम बता दें कि जो है ये जो टॉपिक चलने जा रहा है विलेयता, जिसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, ये टॉपिक्स बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, इन सारे बोर्डों में बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बार पेपर में 100% पूछते हैं। अभी हम पढ़ाते वक्त आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो 100% पेपर में आ रहे हैं, जिनका आपको 100% अध्ययन करना है, ठीक। तो देखिए भैया, हमारा जो टॉपिक है वो है विलेयता। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है विलेयता, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ये हमारा टॉपिक है विलेयता। देखते हैं सबसे पहले विलेयता आखिर होती क्या है, ठीक। विलेयता क्या होती है, विलेयता के कितने प्रकार होते हैं, इसमें आज हम इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो विलेयता है ना, विलेयता के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। देखिए, विलेयता के अंतर्गत पढ़ेंगे हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विलेयता को प्रभावित, पहले हम विलेयता पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा पहले पढ़ेंगे, ठीक, परिभाषा पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हम पढ़ेंगे विलेयता के प्रकार, पढ़ेंगे विलेयता के प्रकार। ये 3 टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। पहली परिभाषा देखेंगे, फिर विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, उसके बाद विलेयता के प्रकार। अब विलेयता का जो प्रकार है ना, वो कम से कम 3 दिन के लेक्चर में खत्म होगा, क्योंकि इसी विलेयता के प्रकार के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ठीक, ठोस का ठोस में विलेयता, द्रव का द्रव में विलेयता, ठीक, गैस का द्रव में विलेयता, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, विलेयता की परिभाषा क्या होगी, ठीक। तो विलेयता की परिभाषा होती है निश्चित ताप पर विलय विलायक में जितना अधिक से अधिक घुल जाए वह उसकी विलेयता होती है, ठीक। किसी निश्चित ताप पर विलय विलायक में जितना अधिक से अधिक घुल जाए वह उसकी विलेयता होती है। देखिए, आपको हम एक उदाहरण देके समझाते हैं। मान लो हमने एक बीकर लिया, ठीक, इसमें हमने विलायक की जगह पे विलायक का उपयोग करते हुए हमने इसमें जल को रखा, ठीक, जल को रखा। अब हम मान के ये चलते हैं कि ये जो बीकर है, बीकर की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, इसमें 5 चम्मच से ज्यादा हम मतलब कोई भी ठोस पदार्थ नहीं मिला सकते जो विलय के साथ
मतलब मिल जाए, जो विलायक के साथ घुल जाए। जैसे मान लो हमने जल लिया, अभी हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, जल प्लस चीनी, जल प्लस चीनी का मिश्रण का हम उदाहरण आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये लागू होता है ये नियम। देखिए जैसे हमने जल लिया, ठीक, जल लिया, एक बीकर है, इसकी क्षमता जो हम कैपेसिटी की अगर इसकी हम बात करें, कैपेसिटी जो है इसकी क्षमता जो है वो 5 चम्मच की है। जितना हम विलायक ले रहे हैं उसकी क्षमता क्या है भैया, 5 चम्मच, मतलब उसमें हम 5 चम्मच विलायक डालेंगे, घुल जाएगा। अगर 5 से हम 6 चम्मच कर देंगे तो वो नहीं घुलेगा, ठीक, मान के चलो, ठीक। तो हम इसमें क्या करें, हम मान लो इसमें चीनी जो है वो 5 चम्मच हमने इसमें डाला, 5 चम्मच हम इसमें चीनी डाल दिए, इस जो हमने बीकर लेके रखा था इसमें 5 चम्मच चीनी डाल दिए। अब जो विलायक था आपका, जो आपका जल था, जल में चीनी मतलब पूरी तरीके से फैल गई, पूरी तरीके से घुल गई, ठीक। अब मतलब इतना गाढ़ा जो है विलेन जो बना आपका, बहुत बहुत सांद्र, मतलब बहुत आपका गाढ़ा बना, ठीक। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसमें 6वां चम्मच चीनी डालेंगे, क्या घुलेगा आप बताओ, कमेंट में जरूर बताना। क्या जैसे हम 6वीं चम्मच चीनी डालेंगे इसमें, क्या घुलेगा? इसकी क्षमता कितनी है भैया, इसका जो विलायक है उसकी क्षमता है 5 चम्मच की, और इसमें हम 6वां चम्मच चीनी डाल दे रहे हैं, तो क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा ना। तो वही बात है कि मतलब एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, यही होता है आपका निश्चित ताप, याद रखना। निश्चित ताप जब भी कहे तो आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक। 25 डिग्री यानी निश्चित ताप पर विलय विलायक में जितना घुल जाता है, ठीक, जितना अधिक से अधिक घुल जाता है वह उसकी विलेयता होती है। देखो इसकी जो परिभाषा होगी, अगर परिभाषा की हम बात करें, मान लो इसकी परिभाषा की अगर बात करें विलेयता की, देखिए ये सब चीजें आप इंटर में वैसे लिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके आसानी के लिए हम लिखा दे रहे हैं, क्योंकि आपको सुन के जो है ना ये सब चीजें आप जब खुद से लिखते हैं। और एक बात बता दें, आप कम से कम 400 पेज का नोट्स अपने पास लेके रखिए। अगर हमसे आप पढ़ रहे हैं, कम से कम 400 पेजेस हो, उसमें 400 पेज का नोट्स हो बढ़िया बेहतरीन तरीके से। जितना हम हेडिंग टू हेडिंग लिखवा रहे हैं, जितनी परिभाषाएं लिखा रहे हैं, जितने आपको थ्योरी बता रहे हैं, जितना आपको बोल के बता रहे हैं, वो सब चीजें आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए। क्योंकि अगर आप नोट करके रखे हुए हैं ना, तब चीजें आपको जब आप रिवीजन करेंगे ना, क्योंकि रिवीजन करेंगे, वैसे तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको 90% यही सिखा देंगे, 90% आप यहाँ सीख के जा रहे हैं, बचा आपका 10%। 10% जब आप हफ्ते, 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद नोट्स खोलेंगे, एक बार पढ़ लेंगे ना, तो फिर से आपका फिर 90% तो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हम आपको कहेंगे भैया कि नोट्स आप जरूर बनाइए, ठीक। लगभग 400 पेजेस की रहेगी पूरी, जितना आपकी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में जितने 8, 9, 10, 11, 12 चैप्टर्स हैं, लगभग 10 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के बेस्ट पे देखा जाए तो। बाकी प्राइवेट बुकों में बहुत ही ज्यादा है, मतलब उसमें टॉपिक को तोड़ देता है, ठीक। तो ये सब चीजों के लिए आपको 400 पेजेस की, ये जो 400 पेज है उसकी कॉपी आप लेके जरूर रखें। देखिए भैया अभी हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या, हमने क्या कहा, किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप कहें या फिर कहें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक, निश्चित ताप पर विलय विलायक में जितना अधिक से अधिक घुल जाता है वह उसकी विलेयता होती है, वह उसकी विलेयता होती है। देखिए परिभाषा क्या है, इतनी आसान परिभाषा आपको कहीं मिलेगी नहीं, पूरे नोट्स में ढूंढ डालो, ठीक। क्या है, किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप कहें या 25 डिग्री सेल्सियस तापमान कहें, विलय विलायक में जब क्या होता है भैया, जितना अधिक मात्रा घुल जाती है उसकी, विलय जो होता है विलायक में जितनी अधिक से अधिक मात्रा घुल जाएगी वह उसकी विलेयता होती है। इसके अलावा एक परिभाषा और है, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलय की जितनी अधिक मात्रा घुल जाती है वह उसकी विलेयता होती है। ये भी कह सकते हो, लेकिन ये परिभाषा जो है आपकी थोड़ा आसान पड़ेगी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी परिभाषाएं कोई बताता नहीं, ठीक। देखो निश्चित ताप पर विलय विलायक में जितना अधिक से अधिक घुल जाता है,
वह उसकी विलेयता होती है। यही है विलेयता की परिभाषा। ठीक, अब हमने क्या कहा कि भैया इसके बाद हम जो टॉपिक हमारा है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। देखिए विलेयता किसके वजह से प्रभावित होती है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, भैया विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं, 3 कारक कौन कौन से हैं आपके। देखिए ये जो आपका टॉपिक है ना विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसके 3 कारक हैं। पहला है विलय में विलायक की प्रकृति, विलय में विलायक की प्रकृति, ठीक, मतलब नेचर। पहला ये है आपका। दूसरा है आपका ताप का प्रभाव। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लगभग हर टॉपिक में आपको ये 2 बातें मिलेंगी, 3 बातें। दाब का प्रभाव, ये 3 टॉपिक्स हैं आपके। ठीक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, 3 कारक हैं भैया। पहला है विलय में विलायक की प्रकृति, ठीक, दूसरा है ताप का प्रभाव, तीसरा है दाब का प्रभाव। अब देखते हैं विलय में विलायक की प्रकृति क्या होती है। ठीक, विलय में विलायक की प्रकृति क्या होती है। देखिए जब विलय विलायक में आसानी से घुल जाता है, जैसे मान लो अभी हम लिए, देखिए फिगर बना के जो चीज आपको समझाएंगे वो समझ में आएगी आपको, हमें लगता है, क्योंकि जितना मतलब चीजें आप समझते हैं ना उतना आपको पढ़ने में आसानी होती है और उतना चीजें आपके दिमाग में ऑब्जर्व हो जाती है। देखिए कोई भी चीज हो, जो चीज हम अपनी बोलचाल की भाषा में सीख जाते हैं ना वो चीजें हम पढ़ के नहीं सीख पाते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी बोलचाल, कुछ क्या है, अगर आप हर चीज को बोलचाल की भाषा से अगर रिलेट कर देना तो आपको लगभग सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप जो चीज अगर बोलचाल की भाषा में समझ में आ जाएगी, जो हम यहाँ पे बोर्ड पे समझा के आपको आपके समझ में आ जाएगी, वो हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे छपवा के नहीं समझा पाएंगे, आपकी समझ में भी नहीं आएगी। और हम ही नहीं, कोई भी हो, आपको कितने भी बड़े से बड़े टीचर से पढ़े, जो चीज वो लिखेगा वो आपके नहीं समझ में आएगी, लेकिन जो चीज वो आपको समझाएगा ना वो आपके दिमाग में 100%, 100 नहीं तो यार हम करें 70% तो आना ही है ना, 70% तो समझ में आएगी। देखिए जैसे अभी हम बात करें विलय में विलायक की प्रकृति क्या होती है। देखिए विलय में विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। अब देखिए ये है मतलब विलय कब विलायक में आसानी से घुलेगा, हाँ, तो उसकी प्रकृति क्या होगी, कैसा विलायक रहेगा जो घुल जाएगा तो उसकी प्रकृति क्या रहेगी, ये चीजें। देखिए जैसे मान लो हमने एक जार लिया ऐसे करके, ठीक, जार लिया, अब इसमें हमने जल भर दिया, मान लो इसमें हम, भैया देखिए अब आप कहोगे सर इसमें जल ही की क्यों बात कर रहे हैं हम, अब विलायक के रूप में हम इसमें क्या लेंगे भैया, विलायक के रूप में इसमें हम जल लेंगे। ठीक, अब यह कहो ना, यह ना कहो भैया कि कहे आप विलायक के ले रहे हो, विलय तो ले सका, तो मतलब विलायक के रूप में कहे आप जल ले रहे हो, जल के अलावा आप और भी कुछ ले सकते हो। तो आपको एक अच्छी बात बता दें कि जो बिलियन चैप्टर है ना, जो आपका बिलियन चैप्टर वो 100% जल पे ही डिपेंड करता है। जो आपका बिलियन चैप्टर है वो 100% जल पे डिपेंड करता है। बिलियन चैप्टर में जितना आप विलायक का यूज करेंगे ना वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, या तो फिर वो जल रहे, ठीक, या फिर जेली रहे, जेली का मतलब जैसे जेल आता नहीं, जेल, या तो फिर वो जेल रहे, जो चीज रहेगी वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी, ठीक, या फिर जेल फॉर्म में रहे या तो फिर जल फॉर्म में रहे, 2 ही चीज रहेगा। ठीक, तो वही बता रहे हैं कि इसमें हम विलायक के लिए जल का ही उपयोग क्यों करते हैं, ये चीजें आपको आपके समझ में आना भी जरूरी है ना। तो जैसे मान लो हम विलायक के लिए हम क्या लिए, विलायक में हमने जल लिया, ठीक, अब इसमें ऐसा विलय डाल दें जो बहुत जल्दी घुल जाए। तो ऐसा कौन सा विलय, मतलब इसमें एकदम आसानी से घुल जाए, कुछ हमको करना ना पड़े, निश्चित ताप रहे, ताप अलग से देना ना पड़े। ठीक, तो मान लो जैसे अगर इसमें हम नमक क्या करें, नमक को डाल दें जल में, अगर हम नमक विलय के रूप में क्या ले लें भैया, विलय के रूप में अगर हम जल ले लें, नमक ले लें, और नमक अगर इसमें मिला दे तो क्या होगा, विलायक में विलय बहुत आसानी से घुल जाएगा ना, मतलब जल में नमक बहुत आसानी से घुल जाएगा, तो इसकी क्या होगी, विलेयता क्या होगी,
ये कैसी विलायक, ये नमक और जो जल है इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी विलेयता की प्रकृति कैसी है, तो इसकी विलेयता की प्रकृति बहुत अच्छी है, मतलब बहुत जल्दी ही ये जल में घुल जा रहा है। ठीक, ये चीज तो आपकी समझ में आ ही गई होगी कि ये बहुत जल्दी घुल जा रहा है। अब हम क्या करें, इसी जल में अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को मिला दें, ठीक, मान लो कैल्शियम क्लोराइड को मिला दें, तो भैया वो कैल्शियम क्लोराइड जो है ना, वो आपकी अभिक्रिया संपन्न करने में कम से कम 2 से 3 दिन ले जाएगा। कितने दिन ले जाएगा? 2 से 3 दिन ले जाएगा आप क्रिया को संपन्न करने में, मतलब जल के साथ घुलने में। वो भी कहो घुले कहो घुलबो न करे, यही बात है, समझो, कहो घुले कहा घुलबो न करे, ये बात है। तो ये इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो हम विलायक में उसी विलय का उपयोग करते हैं जो विलय विलायक में आसानी से घुल जाए, तो उसकी विलयता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक, और जो विलय विलायक में आसानी से नहीं घुलता उसकी विलेयता क्या होती है, बहुत बेकार होती है, बहुत कम कह सकते हैं। ठीक, जब देखिए इसको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें, परिभाषा के रूप में अगर आपको बताएं तो इसकी परिभाषा होगी, जब विलय विलायक में आसानी से घुल जाता है तो उसकी विलेयता क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे हमने लिया जल प्लस नमक का मिश्रण, ठीक, जल प्लस चीनी का मिश्रण इनका लिया, तो ये क्या है, इसकी विलेयता क्या है, बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से जैसे मान लो जब विलय विलायक में आसानी से नहीं घुलता, ठीक, आसानी से नहीं घुल रहा है, मतलब उसमें अलग से कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है या कोई और अपक्रिया और कोई क्रिया विधि उसमें करना पड़ रहा है, तो उसकी विलेयता क्या होती है, उसकी विलेयता कम होती है। जैसे जल के साथ हम कैल्शियम क्लोराइड को मिला दें, ठीक, तो क्या होगी, इसकी विलेयता बहुत कम होती है। 2-3 दिन में अब क्रिया कहो संपन्न हो कहो संपन्न ना हो, यह बात है ना। तो इस चीज पे आप ध्यान रखो कि हर चीज लिखाया नहीं जा सकता, कुछ चीजें हैं जो आपको समझाया जा सकते हैं। तो आप कमेंट करना कि ये टॉपिक आपके समझ में आई कि नहीं आई, जरूर कमेंट करके बताना, ताकि हम इसी तरीके से आपको टॉपिक्स वाइज पढ़ाते चले, समझाते चले, तो ज्यादा मजा आएगा। लिखाना अलग बात है, छपवाना अलग बात है, लेकिन समझाना बिल्कुल अलग बात है, समझे। जो चीज आप समझ रहे हैं ना वो आप भूल नहीं रहे कभी, जो चीज आप समझेंगे वो भूलेंगे कभी नहीं, लेकिन जो चीज आप छाप देंगे ना वो भूल जाएंगे। क्योंकि नोट्स हमें पता है, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, कभी आपकी तरह हम भी स्टूडेंट हुआ करते, तो हमको पता है कि स्टूडेंट किताबें कितने, नोट्स कितना उठाता है, हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उस दौर से हम गुजर चुके हैं, समझे। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि समझते चलिए क्लास को, ज्यादा छापने के चक्कर में मत पड़ो। देखिए पहला तो हमने कवर किया कि विलय में विलायक की प्रकृति क्या होती है भैया, बहुत ठीक ठाक होती है। जब विलय विलायक में आसानी से घुल जाता है तो उसकी विलेयता ज्यादा होती है, उसकी विलेयता की प्रकृति बहुत अच्छी होती है। जब विलय विलायक में आसानी से नहीं घुलता तो उसकी विलेयता कम होती है, उसकी विलेयता की जो प्रकृति होती है वह बहुत बेकार होता है, या फिर कहें बहुत कम होती है। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा हमारा टॉपिक है ताप का प्रभाव। देखिए ताप का प्रभाव क्या होता है, अगर हम बात करें ताप के लिए, ताप का प्रभाव, अब यह ना कहो सर जी आप तो कहो कि निश्चित ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस अभियन ताप कह दे जा रहे हो, तो भैया कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो बिना ताप दिए संपन्न ही नहीं होती। तो हम वही बता रहे हैं कि अगर ताप दे रहे हैं तो अभिक्रिया जो विलेयता है, विलय में कैसे, मतलब विलय जो है वो विलायक में किस तरीके से घुलेगा या नहीं घुलेगा, उस बात को समझाने के लिए हम ताप का प्रभाव आपको बता रहे हैं। कि मान लो कोनो गांव में आपके होते हैं जिद्दी टाइप के लड़के ना, उनसे कहो भैया हुआ ना जाओ, तो वह कहा कहे नहीं हम हुआ जावे करवे। तो वही प्रकार से कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिद्दियाए जावा करती कि नहीं हम संपन्न नहीं होंगे, तो उनका संपन्न करने के लिए हमको ताप का प्रभाव देना पड़ता है। ठीक, बहुत सारे लोग आपके आसपास में ही रहते होंगे, कुछ होते हैं जिद्दी टाइप से, उनसे कह दो भैया यह वाला काम ना करे आप, तो वह जबरदस्ती वही काम करे जाइ हैं। ठीक, उसी प्रकार से हमें कुछ अभिक्रियाएं होती जो जिद्दी टाइप के एकदम हुआ करती, उनसे कह दो कि नहीं, वह कहिए नहीं बस हम जिद्दियाए गए नहीं, अभिक्रिया हम संपन्न ना होई जब तक हमका कुछ अलग से मसाला ना दी हो। ठीक, वही तरह से वह होती जो ना आपके गांव में लड़के होते, जब उनका अलग से कुछ मसाला मिल जाता है तो वह क्या करा थे, फिर शांत हो जाते। वही प्रकार से देखिए ताप का प्रभाव क्या होता है। अब ताप के प्रभाव की अगर बात करें तो देखिए जब आप ताप देते हैं किसी चीज में तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। मान लो हमने एक ये हमने लिया एक बीकर लिया, अब इसमें हमने ताप दिया मान लो नीचे से, ठीक, ये डेल्टा जो होता है ताप का चिन्ह होता है। अब मान लो इसमें हम बिलियन को भर के रखे हैं, ठीक, इसमें हमने बिलियन मिला के रखा है। जैसे अभी हमने बात किया कि जल के साथ हमने H2O के साथ CaCl3 मिलाया है। क्या मिलाया है, CaCl3। जैसे हमने मान लो जल के साथ
क्या हो रहा है यार आज। CaCl3 मिलाया भैया, ठीक। अब ये अभिक्रिया हमको संपन्न करनी होगी। अब ये अभिक्रिया भी हमने आगे आपको बताया कि ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, एकदम जिद्दिया जावा करा था कि हम संपन्न ना हो। तो इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हम इसमें क्या देंगे, ताप देंगे। ये जो विलयन हमने इसका बना के रखा है, तो इसका हम क्या करेंगे भैया, इसका हम ताप देंगे, ठीक। इसमें इस बीकर में हम इसको पहले भर के रखे CaCl3 को जल के साथ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें ताप देंगे इसका, ठीक। जब ताप देंगे हम इसका, जब हम ताप मतलब इसमें ताप देंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे जो लोग खाना बनाते होंगे ना, जैसे आप कभी देखा होगा चावल बनाते वक्त, तो उसमें जब चावल आप पकाते हैं तो उसमें से कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती नहीं। जैसे कभी कभी देखो तालाब उलाब में पानी भरा रहता है और धूप बहुत तेजी से खुली हुई हो, तब आप देखो ध्यान से, तो उसमें से ऐसा लगता है कि जैसे पानी क्या है, वाष्प के रूप में उड़ के ऊपर जा रहा है। तो जब इसमें उष्मा उत्पन्न होगी, ठीक। जब उष्मा उत्पन्न होगी तो जो इसकी विलेयता होगी क्या होगी, वो कम होगी। आप कहोगे सर जी काहे कम होगी, जब आप ताप यही लिए दे रहे हो ना कि वह जल्दी संपन्न हो जाए। देखो जब उष्मा निकल जाएगी तो विलेयता कम होगी, और अगर उष्मा नहीं निकल रही है, उष्मा अगर इसमें ऑब्जर्व हो रही है तो विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखो समझो टॉपिक को, आपने कभी कुकर में दाल बनाते वक्त या सब्जी बनाते वक्त देखा होगा, जब कुकर में आप दाल वाल बनाते हो तो एक मान लो एक कुकर ले लो आप, आपके पास डबल चूल्हे वाला सिलेंडर हो, और एक सिलेंडर पे आप दाल को एक मान लो किसी भगोने वगोने में रख दो, और एक सिलेंडर में एक जो चूल्हा हो आपका, उसमें आप क्या रख दो, उसमें कुकर रख दो, और देखो कि जब जो आपका भगोला होगा उसकी उष्मा क्या होगी, उत्पन्न होगी, मतलब उष्मा बाहर निकलेगी, ठीक। और जो कुकर होगा आपका वो एक निश्चित टाइम के बाद उष्मा बाहर निकलेगी, लेकिन उसमें उष्मा क्या होगा, उसमें अवशोषण करता रहेगा, उसमें उष्मा ऑब्जर्व होती रहेगी, इकट्ठा होती रहेगी, ठीक। तो जब उस उष्मा इकट्ठा होगी, कोई चीज है जब मतलब अगर एक लोग किसी चीज पे प्रेशर लगा रहे हो तो कम ही ताकत लगेगी, 3-4 लोग मिलकर लगा दिए तो क्या होगा, वो एकदम से एकदम मतलब उसमें पिस जाएगा ना। तो उसी प्रकार से जब उष्मा बाहर निकलती है, ताप का प्रभाव बता रहे हैं, जब उष्मा बाहर निकलती है तो विलेयता जो होती है वो कम होती है। जब उष्मा ऑब्जर्व होती है, इकट्ठा होती है, तो विलेयता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा होती है। तो इसी तरीके की अभिक्रिया को मतलब संतुलित करने के लिए या कहें अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हम जो विलेयता का उपयोग करते हैं वह क्या कहते हैं, जो हम ताप का प्रभाव का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार से करते हैं इन्हीं सब अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए। अब उन अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए हम ताप का उपयोग नहीं करेंगे जो अभिक्रिया ऑलरेडी संपन्न है, ठीक। तो ये उम्मीद करते हैं ये टॉपिक तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद वाला जो आपका टॉपिक है वो है दाब का प्रभाव। अब कहोगे सर जी दाब का प्रभाव किस तरीके से काम करता है, तो आपको बता दें जो आपका दाब का प्रभाव होता है, देखिए अगर इसको अगर आप लिखना हो तो आपको बता दे रहे हैं एक लाइन में परिभाषा। जब देखिए ताप का प्रभाव होता है जब विलय को विलायक में घोला जाता है, जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो उसमें से उष्मा निकलती है, क्या होती है फिर उष्मा निकलती है तो विलेयता घट जाती है, ठीक। तब घुलने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, और जब उष्मा नहीं निकलेगी, जो जब उष्मा का अवशोषित कर लेगी तब विलेयता जल्दी संपन्न हो जाती है, तब विलेयता मतलब तेजी से होती है, तब मतलब विलेयता का मतलब है घुलना, तब आपस में तेजी से घुल जाता है, ठीक। कोई भी चीज हो जब उष्मा बाहर निकलेगी तब विलेयता थोड़ा टाइम लेगी संपन्न होने में, मतलब घुलने में टाइम लेगी, और जब उष्मा बाहर नहीं निकलेगी तब विलेयता बहुत तेजी से संपन्न हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है दाब का प्रभाव। देखिए अब कहोगे सर दाब का प्रभाव इस पर किस प्रकार से अभिक्रिया पे काम करेगा, तो अभी समझा रहे हैं सारी चीजें, मजा आने वाली है क्लास में, क्लास को एकदम लुल्लू सा बना के पढ़ेंगे, ठीक, लफ्फू सा। जो आपके भाई साहब हैं विलेयता इनसे कह दो लबन लबन ना करो, एकदम हम तोड़ देंगे आपको आज, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बता देना, ठीक। देखिए दाब का प्रभाव जो है वो सिर्फ गैस और द्रव पे लागू होता है, ठोस जो होता है ठोस पे दाब का प्रभाव नहीं लागू होता। अब कहोगे सर जी दाब का प्रभाव ठोस पे काहे नहीं लागू होता, आप तो विलेयता पढ़ाओ रहुइया का बताओ लागू, दाब पे नहीं लागू हो, ठोस पे द्रव पे नहीं लागू होता, ठोस पे लागू होता। तो भैया आगे जो हम इसके बाद वाला टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं वो विलेयता से रिलेटेड है, विलेयता से तो रिलेटेड है, विलेयता के अंतर्गत ही आता है, लेकिन उसमें दाब का प्रभाव बहुत काम आने वाला है, इसलिए हम आपको ये चीजें बता रहे हैं दाब का प्रभाव। तो अगर जैसे कहें कि दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव जैसे अभी हमने कुकर वाली बात बताई ना,
कि उष्मा इकट्ठा उस पर प्रेशर लगाती है, तो वही है, ऊपर से दाब लगता है उसमें। जब जो गैस बनती है, जो उष्मा बनती है, वो बाहर निकल नहीं पाती, तो उष्मा क्या करती है, कुकर के नीचे वाले सतह पे प्रेशर लगाती है। तो जो चीज अगर कोई मान लो आप एक तरफ से ये हाथ हमारा पास में आ रहा है, ये आ रहा है, और प्रेशर एकदम फुल लगा रहे, तो बीच में जो चीज हम रखेंगे फिलहाल वो एकदम चकनाचूर तो हो ही जाएगा ना, टूट तो जाएगा ही। जैसे मान लो अगर हम नारियल रख लिए इस पे, बीच में नारियल रख लिए और दोनों तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होगा भाई, हमसे तो नहीं टूटेगा। तुम लोगों से टूटे तो बताना, हमसे तो नहीं टूटेगा, लेकिन बता रहे हैं आपको कि अगर हम प्रेशर एक उसके जो ये रहेगा नारियल, अगर इसकी प्रेशर से ज्यादा इसकी जो ताकत होगी, इसकी ऊर्जा से ज्यादा अगर हम ऊर्जा लगा देंगे तो ये टूट जाएगा। दोनों तरफ से दाब लगा ना, दोनों तरफ से जो चीजें आप दबाते हैं उसी में दाब लगता है, ठीक। तो दाब का प्रभाव अभी हमने बताया कि ठोस और द्रव पे लागू होता है, अरे सॉरी, गैस और द्रव पे, और ठोस पे लागू नहीं होता, ठीक। ठोस पे क्या होता भैया, लागू नहीं होता, लिखना ठोस पर लागू नहीं होता। तो किस पे लागू होता है, द्रव और गैस पर, द्रव और गैस पर लागू होता है, ठीक। द्रव और गैस पर लागू होता है, ठोस पर ये नहीं, दाब का प्रभाव विलेयता में नहीं लागू होता। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक है, इसके बाद वाले टॉपिक के लिए बात करें तो इसके बाद है विलेयता के प्रकार। टॉपिक है आपका भैया विलेयता का प्रकार। कौन सा टॉपिक है आपका, विलेयता के प्रकार। अब कहो विलेयता के प्रकार कौन सा होते हैं भैया, विलेयता के प्रकार। तो विलेयता के जो प्रकार होते हैं भैया वो 3 होते हैं। कितने होते हैं विलेयता के प्रकार, विलेयता के 3 प्रकार होते हैं। विलेयता के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं 3। अब 3 कौन कौन से विलेयता के प्रकार होंगे, देखिए अभी हमने बताया ना कि द्रव का रहना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन चैप्टर जो बिलियन चैप्टर है आपका, उसमें द्रव का रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला है आपका ठोस का द्रव में विलेयता, ठोस का द्रव में विलेयता। दूसरा होता है आपका द्रव का द्रव में विलेयता, द्रव का द्रव में विलेयता। तीसरा है आपका गैस का द्रव में विलेयता, गैस का द्रव में विलेयता, ठीक। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, ये तीन टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे जो ठोस का द्रव में सॉरी क्या है, जो है आपका गैस का जो द्रव में विलेयता है, इसमें हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, हेनरी सॉरी इसमें हम पढ़ेंगे किसके नियम भैया, हेनरी का लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक। इसमें पढ़ेंगे हम हेनरी का नियम, हेनरी का नियम पढ़ेंगे, ठीक। इसका नियम पढ़ेंगे भैया हेनरी का नियम। और जो द्रव का द्रव में विलेयता है, इसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन्स नियम, डाल्टन नियम। कौन सा भैया नियम, डाल्टन नियम, या फिर कहें डाल्टन्स लॉ, डाल्टन लॉ। ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। और ठोस में कहो सर जी कौन नियम नहीं देखे गए, तो ठोस का कोई नियम नहीं, अभी हमने बताया। मतलब ठोस है, ठोस पे विलेयता उलेयता का थोड़ा सिस्टम जो है ना अलग से काम करता है। अभी इसमें जो हम पढ़ाएंगे तो इसका थोड़ा सिस्टम अलग है। तो यही आपके 3 टॉपिक्स हैं विलेयता के प्रकार। इसके बाद आधा चैप्टर आपका जो होता है यहाँ समाप्त होता है, आधा समाप्त होगा, पूरा नहीं, क्योंकि बिलियन चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन 8 नंबर के आपके आंसर्स आते हैं। पेपर जो है आपका यूपी बोर्ड का जो बनता है उसमें 8 नंबर का बनता है। तो ये चीज एग्जामिनर का जो ये टॉपिक्स होते हैं ना, ये चैप्टर जो होता है बहुत फेवरेट चैप्टर होता है। इसमें कहाँ से पूछ ले कोई नहीं पता रहता, लेकिन हम आपको बताएंगे कि एग्जामिनर इस बार 2024-25 का जो भाई हमारे पेपर देने वाले हैं उसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इस चीज के लिए आप ध्यान रखो। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई।
ठीक, तो देखते हैं भाई कि ठोस सबसे पहले पढ़ेंगे हम। देखिए ठोस का द्रव में विलेयता क्या होता है, परिभाषा समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं। जब ठोस द्रव में आसानी से घुल जाता है तब उसको ठोस में द्रव की विलेयता कहते हैं। अब जब आसानी से नहीं घुल रहा है तो क्या करेंगे, मान लो समझ के चलो, ठोस क्या आपका सिर्फ मेज है, लकड़ी है, ये सब क्या है, ठोस है। अब इसको आपको द्रव में डाल के घोलना हो, नहीं घुलेंगे, आपको पता है। जिसे आपने लोहा लिया, लोहा आपका ठोस है, तो क्या करोगे भैया, उसको घोलने के लिए आपको एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तभी लोहा लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक, लोहा तभी आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इसीलिए कहा कि ठोस का द्रव में, जब ठोस द्रव में आसानी से घुल जाता है तो उसका ठोस का द्रव में विलेयता कहते हैं। उसी प्रकार से द्रव का द्रव में विलेयता, अरे द्रव है तो द्रव में आसानी से घुल ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे द्रव पाए जाते हैं, कुछ जल लिक्विड फॉर्म में ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो नहीं घुलती। उसके बाद गैस का द्रव में विलेयता, जब गैस द्रव में आसानी से घुल जाती है तो उसका गैस का द्रव में विलेयता कहते हैं। देखिए इसके बाद हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे उस टॉपिक को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ठोस का द्रव में विलेयता। देखते हैं ठोस का द्रव में विलेयता क्या होता है। ठीक, पहला टॉपिक है आपका ठोस का द्रव में विलेयता। देखिए भैया, देखते हैं ठोस का द्रव में विलेयता क्या होता है। हमने बताया आपसे कि जब ठोस द्रव में, जब ठोस द्रव में आसानी से घुल जाता है, जब ठोस द्रव में आसानी से घुल जाता है तो उससे ठोस का द्रव में विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। देखिए ठोस का द्रव में विलेयता क्या है, जब ठोस द्रव में आसानी से घुल जाता है तो उसको ठोस का द्रव में विलेयता कहते हैं। अब भैया कोई चीज ठोस है, वो द्रव में आसानी से तो घुलेगी नहीं, आपको भी पता है। कोई चीज ठोस फॉर्म में है, अगर द्रव में घोलना होगा, जैसे हमने बताया कि ठोस का उदाहरण क्या होता है, ठोस का उदाहरण जैसे डेस्क है, मेज है, ये सब क्या है, ठोस है। ठीक, ईंट है आपका, पत्थर है आपका, ठीक, ये सब ठोस है। ठोस कौन से होते हैं अभी बताया था हमने जब बेसिक क्लास पढ़ाई। देखिए ठोस क्या होते हैं, जिनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत मजबूत होते हैं, उनको ठोस कहते हैं। ठीक, जिनका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, उनको ठोस कहते हैं। तो अगर इस ठोस को हमको, देखिए एक तो आकर्षण बल इसका बहुत ज्यादा है, आपको बताएं जब किसी चीज का आकर्षण बल ज्यादा रहता है ना, तो उसको तोड़ने के लिए एक विशेष परिस्थिति के साथ गुजरना पड़ता है। या तो आपको ताप देना पड़ेगा, या तो आपको संकरण कराना पड़ेगा, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा उस पे क्या करवाना, फाइट करवाना, हाइड्रोजन बॉन्ड से उसमें फाइट करवाना पड़ेगा। 3-4 कंडीशन होती हैं। तो वही कंडीशन हम देखते हैं क्या होता है भैया, कि ठोस को द्रव में कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आसानी से द्रव में घोल देती हैं। ठीक, देखिए ठोस को द्रव में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आसानी से घोल देंगी। देखिए ठोस का जो द्रव में घुलने की क्रिया विधि है, ठोस का द्रव में घुलने की क्रिया विधि, जो क्रिया विधि है ना भैया, वो 2 प्रकार की है। ठोस को द्रव में घोलने की क्रिया विधि 2 प्रकार से हम ठोस को द्रव में घोल सकते हैं। देखिए एक बात आपको बता दें कि जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं ना, प्योर एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का उठा के लाए हैं। कोई भी यूट्यूब पे आप चले जाओ, सर्च कर लेना, अगर इस तरीके से सीरियल वाइज और इतना एनसीईआरटी पढ़ा दे आपको, तो प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं आप, एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का चेक कर लेना। सिर्फ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो प्राइवेट बुकों में नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी में है, तो हम प्योर एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए ठोस का द्रव में घुलने की जो क्रिया विधि है वो 2 है। कौन कौन सी है भैया, देखते हैं। सबसे पहले पहली कौन सी है, पहली क्रिया विधि कौन सी है, तो विलायक का संकरण करा के।
विलायक का संकरण, संकरण करा के। दूसरी आपकी जो क्रिया विधि है वो हाइड्रोजन बंधुता द्वारा है। हाइड्रोजन बंधुता द्वारा, दो ये हैं भैया, यही दो हैं। देखिए पहला है विलायक का संकरण करा के, दूसरा है हाइड्रोजन बंध द्वारा। क्या है, पहला है विलायक का संकरण करा के, दूसरा हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो देखिए अब विलायक का संकरण किस प्रकार से कराएंगे। देखिए संकरण का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। आप कक्षा 11 में पढ़ के आए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है, पढ़े तो होंगे ना। जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ समझा देंगे आपको। जो भाई पढ़े उनके लिए तो बेस्ट है, एकदम गुड बेटर बेस्ट तीनों है। और जो भाई हमारे नहीं पढ़े हैं, मतलब जो बिल्कुल हम कह रहे हैं जो 11 में पढ़ के इन्हें 11 ड्रॉप करके आए हैं, 11 छोड़ दिए हैं, 11 में कहे घूम ले रहे हैं, 12 में पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, 11 में मौसी के घर दादी के घर घूम रहे थे, ठीक। तो उनके लिए हम बता दें कि हाँ विलायक संकरण क्या होता है। विलायक संकरण क्या होता है, अब देखो विलायक संकरण को समझने के लिए क्या करेंगे। मान लो हमने एक विलायक के रूप में NaCl को लिया, ठीक। मान लो हम लिए विलायक के रूप में NaCl, ठीक। NaCl इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है भैया, सोडियम क्लोराइड। हम ये पहली टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक है आपका, विलायक का संकरण, ठीक। टॉपिक है आपका विलायक का संकरण। देखिए आप देखते हैं विलायक का संकरण आखिर होता क्या है। विलायक का संकरण किस प्रकार से कराया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि आपके गांव में जो क्या खेती होती करते हैं, कहते हैं भैया हाइब्रिड है, क्या कहते हैं, हाइब्रिड है। तो उस हाइब्रिड को कैसे बनाया जाता है, संकरण कराया जाता है। जैसे मान लो आपके यहाँ अब तो धान भी बहुत सारे हाइब्रिड आने लगे हैं, हाँ बहुत सारे, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, ये सारी चीजें क्या है, हाइब्रिड हो गई है। गेहूं हाइब्रिड हो गया है। सब कहते हैं पहले क्या होता था, पहले गेहूं उत्पन्न करने में लगभग 120 दिन लग जाते थे, 130 दिन लग जाते थे, पूरा 5-5 महीने लग जाते थे, ठीक, 5-5 महीने लग जाते थे। अब क्या होता है, अब ऐसी ऐसी प्रजातियां आ गई हैं भैया 90 दिन 100 दिन में गेहूं तैयार हो जाता है। तो वो किसके द्वारा संपन्न, वो संभव है, वो संकरण के द्वारा ही, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ही संपन्न है। हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो बीज आपका उत्पन्न होता है वो आपका हाइब्रिड बीज होता है, ठीक। तो फिलहाल ये तो बायोलॉजी की बात है, बायोलॉजी में भी है चैप्टर है जैव विविधता में पढ़ाया जाता है कि हाइब्रिड कोई भी चीज हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है। तो बायोलॉजी की क्लास आपकी जल्दी शुरू होने वाली है। जब बायोलॉजी आपकी पढ़ाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा कि चीजें। फिलहाल यहाँ जो है उसके लिए हम समझते हैं। तो हम एक उदाहरण लेके मान लो चले, जैसे NaCl का हमने उदाहरण लिया, NaCl का लिया, NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है भैया, सोडियम क्लोराइड NaCl का नाम है। अब कहो सर जी इसका संकरण कैसे कराएंगे। देखिए NaCl को जब जल के संपर्क में ले जाएंगे ना, NaCl है, इसको जब हम H2O के संपर्क में ले जाएंगे, जल के संपर्क में ले जाएंगे, तो क्या होगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा, ठीक, प्लस H2O। अब कहो सर जी कैसे, ये Na+ Cl- में टूट जाए, तो भैया इसके मध्य जो बॉन्ड आपका पाया जाएगा वो आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। और H2O के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, जो हमने लिखा है हाइड्रोजन बंध था, ठीक। इसके मध्य आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, इसके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है आयनिक बंध की अपेक्षा मजबूत होता है, मतलब ज्यादा पावरदार, ज्यादा शक्तिशाली होता है, ये कह सकते हैं। तो जो चीज जो शक्तिशाली है वो कमजोर वाले पे प्रभावित करते हैं। जैसे अब मान लो आपके आसपास कहीं लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई में क्या होता है, जो पार्टी मजबूत रहती है, जिसके संपर्क में कोई विधायक विधायक सांसद रहते हैं, वह डायरेक्ट फोन करे, चलो भैया हमारे यहाँ मैटर हो गया है, तो वो क्या करते, वो पावरदार पार्टी है। और एक है बेचारा जिसका मतलब किसी संपर्क ही नहीं है, तो क्या करेगी, जो पावरदार पार्टी है उसके ऊपर क्या बना देगी भैया, प्रेशर बना देगी, या कहीं पाए तो मारू दे अकेले, कहो जान से मार दे। कभी कभी तो यह मैटर भी सामने आ जाता, तो किसी को जान से मार दे। उसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आपका मजबूत बंध होता है आयनिक बॉन्ड की अपेक्षा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अपना प्रेशर डालता है आयन NaCl के मध्य, तो क्या करेगा, चारों तरफ से पहले इनको घेर लेगा। NaCl को क्या करेगा, H2O जो है वो चारों तरफ से इनको करे लेगा भैया, घेर लेगा। अब क्या हुआ, चारों तरफ से इनके मध्य अपना बॉन्ड बना दिया और चारों तरफ से इनको लिया घेर, ठीक। अब एक बेचारा अकेला NaCl और हाइड्रोजन क्या है भैया, मजबूत है, 2-4 लड़कों को भी लेके आ गया साथ में, उनको घेर लिया। अब जब ये घेर लिया इनको,
तो क्या करना पड़ेगा, इनको मजबूर होना पड़ेगा और टूटना पड़ेगा। ठीक, तो जब ये टूटेंगे, ये क्या होंगे, जब ये टूट जाएंगे Na+ में और Cl- में, जब ये Na+ और Cl- में जब टूट जाएंगे ना, तो क्या करेगा, जल इनके साथ आके मिल जाएगा। विलायक जो होगा वो इनके साथ कैसे करेगा भैया, विलायक के रूप में अभी तक हम जल ही ले रहे थे। ठीक, विलायक के रूप में क्या ले रहे थे, जल ले रहे थे ना। तो जल क्या करेगा, जब NaCl आपका टूट जाएगा, NaCl किस में टूटेगा, Na+ में और Cl- में, तो क्या करेगा, Na के साथ आके H2O जुड़ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, NaH हो जाएगा। ठीक, ClO2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करेगा भैया, जब NaCl टूट जाएगा संकरण के द्वारा, ठीक, संकरण कराया जाएगा, और जब NaCl टूट जाएगा, टूट के Na+ Cl- में टूट के विघटित हो जाएगा, तो क्या होगा, ठोस जो होगा। इसी प्रकार से मतलब उदाहरण लेके कि NaCl सोडियम क्लोराइड ठोस होता है, तो इसी प्रकार से ये क्या होगा, जल में जब ये विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा आपस में, इसका बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये जाके भैया दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो अभी हमने उदाहरण दिया था कि 4-5 लोग मिलके किसी को मार रहे थे, अब कोई उसके सहयोगी आ गया भैया, यहाँ हमें ये फला आदमी पहचान रहा है, तो क्या करेगा, वो आदमी भाई बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा है, तो उसकी तरफ आकर्षित होने की कोशिश करेगा ना, आकर्षित होगा कि हाँ भैया हमको आके बचा लो। इसी प्रकार से जब Na और Cl- में टूटता है, Na+ Cl- में, तो अकेले हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो ये सोचता है कि लाओ हम किसी के साथ जुड़ जाएं, किसी के साथ बंध बना ले। ठीक, जब बंध बना लेगा तो क्या होगा, जब किसी के साथ गया भैया, अभी तो वो क्या कहते हैं, चाहता ही संकरण इसीलिए कराया ही गया था कि आके हमारे साथ ये जुड़ जाए। ठीक, तो इसीलिए NaCl जब टूटेगा, जल के साथ जाके जुड़ेगा, तो वहां उसकी क्या होगी, विलेयता क्या होगी भैया, फिर वो ठोस फॉर्म में रहेगा, फिर जाके उसके साथ मिल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा भैया, वहां से उसकी विलेयता हो जाएगी और विलयन फॉर्म में टूट जाएगा। तो इसी प्रकार से ठोस जो होता है वो द्रव में टूट जाता है, इसी प्रकार से ठोस द्रव में विभाजित हो जाता है, ये सारी प्रक्रिया द्वारा। तो देखिए, अगर लिखना हो आपको तो बताएं इसको कैसे लिखेंगे। एक उदाहरण लिया, जैसे मान लो NaCl लिया, तो ऐसे लिखो, NaCl को जब NaCl जब आयनिक बॉन्ड में टूट जाता है, Na+ Cl- में टूट जाता है, तो जल के अणु जो होते हैं चारों ओर से क्या करते हैं, NaCl को घेर लेते हैं। तब इस प्रकार से क्या होता है भैया, ठोस द्रव में जाके घुल जाता है। जब चारों तरफ से घेर लिया, आप अलग अलग हो गए, तो घुलना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक, वो इसीलिए कहते हैं भैया कि एकता में पावर होती है। अब NaCl था, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, टूट गए, अब क्या करना पड़ेगा, इनको जाके विलयन मतलब विलेयता के साथ मिलना पड़ेगा, विलायक के साथ मिलना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन बंध क्या होता है, आप देख लेते हैं, थोड़ा हाइड्रोजन बंध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहें या कहें हाइड्रोजन बंधुता द्वारा। ठीक, बंधुता द्वारा, हाइड्रोजन बंधुता द्वारा क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन बंधुता क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको उदाहरण दिया था, जल प्लस चीनी का मिश्रण। ठीक, अब ये किस प्रकार से जुड़ेगा, अब इसमें चीनी क्या होती है, ठोस फॉर्म में चीनी होती है, ये बात याद रखो, लेकिन घुलती तो है ना, घुलती है आसानी से, लेकिन होती तो ठोस ही है ना। तो चीनी क्या है, आपका ठोस है, ये ठोस हो गया, और ये आपका द्रव हो गया, तो ये क्या हो गया, ठोस का द्रव में विलेयता हो गया। तो अब चीनी जो ठोस फॉर्म में है वो किस प्रकार से घुलेगी, मतलब किस प्रकार से, जब आपने कभी शरबत बनाया होगा तो आप देखे होंगे कि उसमें 2-3 बार ऐसे 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 करके पलटना पड़ता है, तब जाके चीनी गल जाती है ना, तब आपका शरबत तैयार हो जाता है। तो किस प्रकार से, देखिए जो विलय रहता है ना, विलय जब विलायक में डाला जाता है, विलायक के रूप में तुमको पता है हम पानी लेके रखते हैं हमेशा ही, और वैसे भी वही एक ही, जैसे मान लो हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने जल को, इसमें हम जल भर के रखे हैं, क्या रखे हैं, जल। अब इसमें हम क्या करेंगे भैया, चीनी डाल देंगे, क्या डाल देंगे, चीनी डाला। ठीक, जब विलय, ये आपका क्या हो गया, ये आपका विलायक हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका विलायक हो गया, और ये चीनी आपका क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक, ये आपका विलायक हो गया, ये विलय हो गया। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, जब विलय को जब विलय विलायक के अणुओं के मध्य, ठीक, के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। ठीक, हाइड्रोजन बंध बनाता है, हाइड्रोजन जब बंध बना लेता है तो जिससे वह विलायक में पूरी तरीके से घुल जाता है। जब
आप चीनी इसमें डाले, चीनी को आप डाले तो क्या करेगा, जल के जो अणु होंगे, जल के जो अणु होंगे वो चारों तरफ से चीनी के क्या बनाएंगे, पहले तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर देंगे, चारों तरफ से घेर लिया आपको, आप अकेले थे, चारों तरफ से आके इन्होंने घेर लिया और अटैक कर दिया, तो क्या आप कमजोर तो पड़ेंगे ही ना, आपको पीट देंगे कस के, आप कमजोर पड़ जाएंगे। तो उसी प्रकार से क्या करता है, जो चीनी होती है, चीनी के मध्य पानी क्या करता है भैया, चारों तरफ से जाके घेर लेता है, अपना बंध का निर्माण कर देता है। अब जब बंध का निर्माण कर दिया तो आप इधर उधर टस से मस हो ही नहीं सकते, तो क्या करेगा, तब आपको पूरी तरीके से तोड़ देगा, घोल देगा। ठीक, तो अगर इसको लिखना हो तो ये सब चीजें समझने वाली है, फिलहाल लिखाने वाली नहीं है, तो इसीलिए हम लिखा नहीं रहे, आपको ये सब चीजें समझा रहे हैं, क्योंकि आप समझ जाएंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी लिख लेंगे, छाप लेंगे, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां, मजा आने वाला है नहीं। तो देखिए क्या होगा, जब विलय को विलायक के मध्य घोला जाता है, ठीक, तो क्या करता है, जब विलय को विलायक के मध्य घोला जाता है या फिर डाला जाता है, तो विलायक जो होता है, विलय जो होता है, विलय के मध्य चारों ओर विलायक क्या करता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर देता है। जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर देगा तो विलय जो होगा विलायक में आसानी से घुल जाएगा, तो उसे ही कहते हैं भैया कि विलय में विलायक का घुलना। तो आपका एक टॉपिक तो हुआ यहां से समाप्त। क्या हुआ समाप्त, ठोस का द्रव में विलेयता। अब देखिए ठोस को द्रव में विलय करने वाले कुछ कारक हैं आपको जो जानना आपको बहुत जरूरी है। विलय और विलायक की प्रकृति, ठीक, विलय और विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ये सब चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। वही चीजें है जो विलय और विलायक की प्रकृति है ना। देखिए जो विलय और विलायक की प्रकृति है, जो विलय और विलायक की प्रकृति है आपकी, विलय और विलायक की प्रकृति, इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, वही चीजें हैं, सेम चीजें हैं, लेकिन प्रकृति जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए विलय और विलायक की जो आपकी प्रकृति है ना, ये विलय और विलायक की जो प्रकृति है, इसमें क्या है, जो आपका विलय रहता है, जो आपका विलय रहता है उसमें क्या होता है भैया, जब आप विलय को डालते हैं विलायक में तो विलायक के चारों ओर हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। जो चीजें अभी हमने आपको हाइड्रोजन बंधुता में बताया वही सेम चीज है। जब आप विलय को विलायक में डालते हैं तो विलायक के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, तो जिसके मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है, जो जिस चीज के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाएगा उसकी विलेयता ज्यादा होगी, और जिसके मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होगा उसकी विलेयता कम होगी। अब देखो समझो, जैसे मान लो आप 5 लोग हैं, किसी एक बेचारे को मारना होगा, तो आपकी क्या बंधुता अभी मजबूत है, ठीक, आपकी बंधुता क्या है, आपकी मजबूत है। आप एक बेचारे को जाके पीट तो पीट देंगे बहुत अच्छी तरीके से। अभी आप कमजोर हो जाएं, आप क्या हो जाएं, आप कमजोर हो जाएं, आप अकेले हो जाएं और वो 5 आ जाए, तो वो क्या करेगा, आपको पीट देगा ना। तो इसी प्रकार से आपकी जो विलेयता है वो कम हो जाएगी। जब अभी वो 5 मिलके आपको पीटेंगे तो आपकी विलेयता कम हो जाएगी, जब आप 5 मिलके उसको पीटोगे तो आपकी विलेयता ज्यादा हो जाएगी। ठीक, ये चीजें हैं। तो उसी प्रकार से जब देखो विलेयता की जो प्रकृति होती है, जब विलय को देखो समझो, जब विलय विलायक में घोला जाता है तो जिसके मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है उसकी विलेयता ज्यादा होती है, जिसके मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता उसकी विलेयता कम हो जाती है। इसको लिखा दे, देखिए जब विलय को विलायक के मध्य या विलायक में कहें, विलायक में, जब विलय को विलायक में घोला जाता है, ठीक, जब घोला जाता है तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण, H बॉन्ड का निर्माण होता है, तो उसकी विलेयता ज्यादा होती है, तो उसकी विलेयता क्या होगी भैया, तो उसकी विलेयता ज्यादा होगी, तो उसकी विलेयता ज्यादा होती है, उसकी विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पर, यहां से लिखना, और जहां H बॉन्ड का निर्माण नहीं होता, मतलब हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता, वहां विलेयता कम होती है, वहां विलेयता कम होती है। देखिए क्या होगा, जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है तो उसकी विलेयता ज्यादा होती है, जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाता तो उसकी विलेयता कम हो जाती है। इसी प्रकार से ताप का प्रभाव,
ताप का प्रभाव क्या होता है। देखिए ताप का प्रभाव की, अगर अब ताप की प्रभाव की बात करें तो ताप बढ़ाने में ठोसों और द्रव में विलेयता बढ़ती है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे, ताप बढ़ाने पर देखिए ताप अगर बढ़ेगी, ठीक समझो, ताप बढ़ेगी तो विलेयता भी बढ़ेगी आपकी, विलेयता भी क्या होगी, विलेयता भी बढ़ेगी। अगर ताप घटेगी तो विलेयता भी घटेगी, ठीक। ताप बढ़ेगी तो विलेयता बढ़ेगी। देखिए ताप के विलेयता अनुक्रमानुपाती होती है, समझो ऐसे, ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है विलेयता, ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, अगर ये घट रही है तो ये भी, विलेयता नहीं बढ़े, ताप नहीं दिया जा रहा है तो विलेयता घट जाएगी। ठोसों में हम बात कर रहे हैं भैया, ठीक। उसके बाद एक आपका आता है दाब का प्रभाव। हमने आपको पहले ही बताया था कि दाब का जो प्रभाव है वो लागू नहीं होता, ठोसों में लागू नहीं होता। देखना यहाँ पे, ठोसों में दाब का प्रभाव लागू नहीं होता, दाब का प्रभाव लागू नहीं होता, ठोसों में दाब का प्रभाव लागू नहीं होता भैया, ठीक। तो ये सारी टॉपिक्स थी आज हम लोग पढ़े, पहले ठोस का द्रव में विलेयता पढ़े। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे गैस का द्रव में विलेयता और द्रव का द्रव में विलेयता। उसमें देखिए जो गैस का द्रव में विलेयता है, गैस के द्रव में विलेयता में पढ़ेंगे हम हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। और जो द्रव का द्रव में विलेयता उसमें हम डाल्टन का नियम पढ़ेंगे, जो भी, ये भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। हाँ, पेपर में हर बार पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है, इनका फिगर पूछा जाता है, तो उस क्लास में सारे चीजें क्लियर करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी थी। अगर क्लास आपके समझ में आ रही हो तो आप अपने दोस्तों से बताइए और उनके साथ क्लास को शेयर करें, ठीक। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक, आपकी सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत है। उसके बाद एक बात और आपको बता दें, अगर आपको पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर SSIF क्लासेस पे जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, बाई अंकित सर, जो हमारा चैनल का नाम है वही सेम नाम हमारे टेलीग्राम चैनल का है, ठीक। वहां पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए, या फिर अगर आपको पीडीएफ नॉर्मली चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे हाई पीडीएफ करके मैसेज कर दीजिए, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सबके क्लास समझ में आई है कि नहीं आई, आप कमेंट में जरूर बताइए। हमारी लैंग्वेज आपके समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो दूसरे लैंग्वेज में पढ़ाएं, इसके लिए भी आप जरूर कमेंट करिए। तब तक के लिए आप सबसे जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितनी लंबी क्लास होगी, 1 घंटा खड़ी हुई ना।